चलते हैं आशीष जी के पास, आशीष चतुर्वेदी जी के पास। आशीष जी, क्या करने हैं आप? अब पेन थोड़ा सा जो है ना वो बढ़ रहा है। तो एक सवाल मैं आप पूछूंगा अभी कि जब कल रोल ओवर्स हो रहे थे, हम नई सीरीज़ में आ रहे थे, एक फीलिंग ये आ रही थी कि भाई बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं वो शायद यहाँ से बेटर प्राइस परफॉर्मेंस दें। आपको भी वो कुछ हर्ट लग रहा है क्या कि बैंक्स आज की इंटरडे रिकवरी में भी बैंक्स ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया? बैंक्स और एनबीएफसीज, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स के स्टैट्स भी देखते हैं, जो स्टैट्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ मार्च के लिए, क्या भी बन रहा है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि और हम भी ये बात काफी समय से चर्चा कर रहे हैं कि जो ओवरवेट पोजीशंस है वो कहीं ना कहीं एनबीएफसी और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन पे होनी चाहिए, क्योंकि एक वैल्यूएशन की कंफर्ट इनमें काफी अच्छी है। आज भी आप देखेंगे पूरा जो प्राइवेट बैंकिंग बास्केट है वो आपको आज 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड बेसिस पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। सेकंड, यहाँ पर पे क्रेडिट ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर आया, और तीसरा जो एसेट क्वालिटी है वो काफी स्ट्रांग है। आप चाहे इनके स्लिपेजेस देखिए, आप इनके एनपीए के नंबर्स देखिए, वो बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। दूसरी बात, अब एक जो मार्केट डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं वो काफी सपोर्टिव है। जैसे कि अभी आरबीआई ने नई जो रिस्क वेट को कम करने की बात की, तो वो कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा टू लेंड टू द एनबीएफसीज। और एनबीएफसीज को जो एक फंडिंग चैलेंजेस आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इससे काफी सॉल्व होंगे। दूसरा, क्वालिटी एनबीएफसीज जहां पर पे हमें लगता है कि एक तो ये फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा क्रेडिट ग्रोथ वहां पर पे अच्छी है। और जिस तरह से वेल डाइवर्सिफिकेशन कुछ अच्छी कंपनीज ने किया है, जैसे कि आज अगर से हम बजाज फिंस की बात करें तो कंज्यूमर फाइनेंस में उनका एक मार्केट लीडरशिप है, पर अगर से हम चोला की बात करें तो वो काफी वेल डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अपने जो सीवी सेगमेंट से। अब कहीं ना कहीं उनका जो दूसरे सेगमेंट से उसके अंदर में बुक्स काफी वेल डाइवर्सिफाई हो रही है, और वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मनी जो है वो उसको चेस करेगा, इन क्वालिटी फ्रेंचाइजीज को चेस करेगा, और यहाँ पर पे एक सिग्निफिकेंट ओवरवेट होने की मुझे लगता है मार्केट में एज अ पोर्टफोलियो लेवल काफी जरूरत है। चलिए, तो ये इस समय डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। आशीष, गुड मॉर्निंग। कल भी हम बात कर रहे थे वैसे ये केबल एंड वायर स्टॉक्स पॉलीकैब और केईआई में आज अच्छा बाउंस बैक है। मतलब अच्छा 3% को आप 20% के बाद शायद अच्छा ना भी कहें, लेकिन क्या कल मामला ओवरडन हो गया था दोनों स्टॉक्स में? गुड मॉर्निंग अनुज। तो ये कल भी हमने चर्चा की थी कि ये थोड़ा सा मार्केट ने सेंटिमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया, क्योंकि जो पेंट्स में हुआ उसी को शायद मार्केट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें समझना होगा कि पेंट्स काफी हद तक एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, और वहां पर पे अगर से कोई लीडरशिप नहीं आती, और खास तौर पे जब आपने देखा कि ग्रासिम की एंट्री हुई, साथ में जेएसडब्ल्यू ने भी पेंट्स बिजनेस में एंट्री ली, तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली लीडर्स पे पड़ेगा, और उसकी वजह से पी के अंदर एक बड़ी डी रेटिंग आई, और कहीं ना कहीं नंबर्स भी आपको इन पेंट कंपनीज के की ग्रोथ में दिखने को नजर आएंगे। बट वायर्स एंड केबल्स के अंदर में थोड़ा सा मामला दूसरा है। एक कि ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आज भी यहाँ पर पे काफी बड़ी प्रेजेंस रखते हैं। दूसरी बात, ये कोई बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है। जहां पे पेंट्स का जो बिजनेस है वहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन काफी स्ट्रांग होती है, जबकि आप एक एक वायर एंड केबल की कंपनी देखें, चाहे केईआई की बात करें तो 10.5 से 11% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। पॉलीकैब की देखेंगे तो 12 से 13% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो ये बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन का बिजनेस है नहीं। और यहाँ पर पे अगर से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आती है, तो वहां पर पे जो आने वाला प्लेयर है उसको भी वो कहीं ना कहीं उसके पास एक बहुत बड़ा प्राइसिंग पावर नहीं है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडस्ट्री के अंदर में नहीं आएगा। तीसरा, ये इंडस्ट्री 16-17% की ग्रोथ दिखा रही है, तो सबसे मेन बात है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। और ये जो कैपेसिटी अल्ट्राटेक लाने वाला है उसको आने में भी 3 से 4 साल लगेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ हुआ ये कि पॉलीकैब या केईआई जो स्टॉक्स एक हाई पी मल्टीपल पे चल रहे थे, उनके पी मल्टीपल में डी रेटिंग आई है। बट मुझे नहीं लगता अर्निंग ग्रोथ में कोई भी इंपैक्ट आएगा, इसलिए आप देखेंगे इनके अंदर बाउंस जल्दी आएंगे। और मैं तो समझता हूं कि कोई भी अच्छी डिप इन स्टॉक्स में आए तो पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशंस को एवरेज भी करना चाहिए, या न्यू एंट्रेंट को भी इन स्टॉक्स के अंदर में एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो हम हमारे तो पोर्टफोलियोज में दोनों ही स्टॉक एज अ पोर्टफोलियो होल्डिंग है, और हमने इनमें कोई भी हमारी पोजीशंस को कम नहीं किया है। ये तो ये बात हो गई आपकी पॉलीकैब की भी। अच्छा, ये यकीनन आप आशीष अपनी टेबल पे बैठे होंगे, अपनी रिसर्च टेबल पे। आपने बीते 10 दिन 15 दिन में जो ऑटो में प्राइस डैमेज हुआ उसको कंसिडर भी किया होगा। मारुति आपकी टॉप कॉल्स में था, अन्य कॉल्स में भी था। वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या बॉटम फिशिंग करेंगे? और एक और बात,
क्या ये 21,822 प्राइस थोड़ा हिम्मत जुटा के दमखम दिखा के कंसिडर करने लायक है क्या एवरेजिंग? बिल्कुल, तो पहले मैं ऑटो की बात करूँगा वीरू। तो देखिए, जहाँ तक कि ऑटो का सवाल है, मारुति की लीडरशिप पे हमें पूरा भरोसा है। एक तो सबसे मेन बात है कि हमें लगता है एक्सपोर्ट की जो इनके नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएँगे। तो डोमेस्टिक में तो जो होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा मारुति की ग्रोथ के लिए। सेकंड बात, हमें लगता है कि जिस तरह से इन्होंने नए एसयूवी लॉन्चेस किए हैं एंट्री लेवल सेगमेंट पे भी, वो मार्केट लीडरशिप वापस से कहीं न कहीं जो मार्केट शेयर लॉस मारुति ने किया था पिछले कई सालों में, उसके 2 ही कारण थे। एक, एसयूवी के लॉन्चेस नहीं होना, और दूसरा ईवी सेगमेंट में इनकी कोई बड़ी प्रेजेंस नहीं थी। अब ये दोनों चीज़ को इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है। तीसरा, टेस्ला की एंट्री होती भी है तो मुझे लगता है कि वो जो प्राइस पॉइंट पे टेस्ला आएगा, वहाँ पर पे मारुति का कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। यही चीज़ आप देख रहे हैं आइशर वर्सेस जो रॉयल एनफील्ड वर्सेस आप देख रहे हैं कि जो दूसरी बड़ी टू व्हीलर की गाड़ियाँ आई है, वो उनके प्राइस पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए आइशर के नंबर्स हमेशा बेटर आते हुए दिखते हैं। यही चीज़ मेरे हिसाब से फोर व्हीलर सेगमेंट में होगी। मारुति जो एंट्री लेवल गाड़ियों पे फोकस कर रहा है, एंट्री लेवल एसयूवी पे फोकस करेगा, या इवन ईवी पे भी जब एंट्री करेंगे तो वो जो प्राइस पॉइंट है, वहां पर पे कंपटीशन नहीं आएगा, और उसका बेनिफिट क्लियरली मारुति को देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई भी डिप जो मारुति में आ रही है, वो 11,600 11,500 का जो जोन होगा, वो बहुत अच्छा जोन होगा, जहां पर पे पोजीशंस को एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिहाज से मेरे हिसाब से मारुति काफ़ी वेल प्लेस्ड है, और हमारे पोर्टफोलियो में इसकी पोज़ीशन बनी हुई है, और हमने इसके अंदर कोई पोज़ीशन को कम नहीं की। उल्टा मैंने जैसे कहा, 11,500-600 के एरिया पे इनके अंदर पोज़ीशंस को एवरेज करने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी बन सकती है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।